अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको अपने वेयर हाउस में लेकर आता हूँ जहाँ में मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे हम अमेज़ॉन और ईबे के ऊपर सेल करते हैं और ये मैनचेस्टर यूके में ये वेयर हाउस वाक़या है। तो ये जिस जगह पे हम होते हैं यहाँ पे सारे वेयर हाउसेज़ ही वेयर हाउसेज़ हैं। मैं अगर आपको एक बार घूम के दिखा देता हूँ, ये सारे जो है ना वेयर हाउसेज़ हैं बेसिकली। यहाँ पे होलसेल का काम होता है और इस लोकेशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, ये है हमारा वेयर हाउस। तो जब भी हमारा सामान आता है सबसे पहले हम लोग इस जगह पे उसको अनलोड करते हैं। तो ये सारी स्पेस उसके लिए हमने बनाई होती है। असल में हम लोगों ने डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं लगाया, वो आप देख रहे होगे। शुरू में जब हमने ये वेयर हाउस लिया था तो मकसद ये था कि यहाँ पे हम ना होलसेल कस्टमर्स को भी बेचें, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हम सिर्फ अमेज़ॉन ईबे ही पे फोकस करेंगे। तो इसलिए हमने डिस्प्ले पे कोई डमी, कोई आप देख रहे हैं कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन का। तो हमारा सामान आता है सारा इस तरह डब्बों में पैक होता है, बॉक्सेस में। इसी तरीके से हम उनको इन्हीं में से निकालते हैं और डिस्पैच करते जाते हैं। यहाँ पे लड़का हमारा पैकिंग करेगा, उसने यहाँ पे आइटम्स को निकाल के पैक करना है, पैकिंग लिस्ट वगैरह। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ FBA नहीं करते बल्कि FBM भी करते हैं, हम ख़ुद भी यहाँ से बेचते हैं, और बल्कि SFPP करते हैं, सेलर फुलफिल प्राइम। तो इस तरह हमने शेल्फ्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पे हमने जीन्स वगैरह है वो रखते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है ना बेसिक क्लोथिंग का है। तो यहाँ पे हमारा ये रिटर्न्स रूम है, ये मेस बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स होती हैं। जितने भी हम भेजते हैं आइटम तो वो वापस आते हैं, तो यहाँ पे हमने एक बंदा रखा हुआ है जो रिटर्न्स को सिर्फ सॉर्ट आउट करता है। इसी तरीके से ये बाकी हमारा सेक्शन है जहाँ पे जीन्स वगैरह फर्दर पड़ी हुई हैं। नीचे चलते हैं। ये नीचे वाली साइड है, यहाँ पे हमने ज़्यादातर फ्लीस वेयर रखा होता है, क्योंकि हम लोगों को हम विंटर के अंदर जो होता है फ्लीस बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लीस का भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर होता है। जाहिर सी बात है विंटर्स जो होता है उसके अंदर गर्म कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिकते हैं, तो फिर हम लोग भी विंटर वेयर यहाँ पे बेचते हैं, जो कि नॉर्मली जिसको फ्लीस वेयर भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये जो फ्लीस वेयर है ये फैसलाबाद में और लाहौर में बनता है, कराची में भी बनता होगा, लेकिन हमारा ज़्यादा यहाँ से इंपोर्ट करना होता है हम लोगों ने, इस वजह से यहाँ पे है। अब सीन ये होता है यहाँ पे कि मैनचेस्टर के अंदर ये जितना वेयर हाउसेज़ हैं यहाँ पे अगर आप में से कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वो आए और मैनचेस्टर के इन वेयर हाउस के इलाके में जाके फिरे, तो उसको शायद हो सकता है कोई ऑर्डर शॉर्डर भी मिल जाए, क्योंकि सारे B2B बेचते होते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस के यहाँ पे कस्टमर आते हैं। इनमें से कई वेयर हाउसेज़ वाले तो ख़ुद से मैन्युफैक्चरर भी हैं, कई हैं जो मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं और होलसेल पे यहाँ पे देते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे क्लोथिंग है, 80 to 90% मैं कहूँगा वुमेन वेयर है, 5% कह लें 5-7% चाइल्ड वेयर चिल्ड्रन वेयर होगा, और सिर्फ 4-5% मेंस वेयर होगा। हम लोगों का ज़्यादा फोकस मेंस वेयर पे है क्योंकि नीश मार्केट है यहाँ पे, और वैसे ज़्यादा बिकता वुमेंस वेयर है। और यहाँ पे पहले ये सीन था कि यहाँ पे पहले ना ज्यूस के वेयर हाउसेज हुआ करते थे, ये बेसिकली सारी जगह ज्यूस की हुआ करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वो जब से मैन्युफैक्चरिंग का डाउनफॉल आना शुरू हुआ यूके के अंदर, जो कि आज से 40 साल पहले की बात है, 1970s की बात है। तो इन लोगों ने यहाँ पहले आपने नाम मैनचेस्टर को सुना ही होगा, यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पे इंपोर्ट होकर आती थी, यहाँ से कॉटन प्रोडक्ट्स बनते थे, दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। ये बहुत बड़ा हब था क्लोथिंग का। तो मैंने वैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है, मैं फैसलाबाद नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर हमें किताबें जो अभी भी पढ़ाई जाती है ना टेक्सटाइल के अंदर, वो ज़्यादातर यहाँ की हैं, यूके की हैं किताबें। यहाँ के जो हैं बंदे स्पिनिंग में चले जाएं या वीविंग के आप सब्जेक्ट्स देख लें, वो यहीं के बंदे हैं जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले की किताबें लिखी हुई हैं। अब उनका यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है, यहाँ पे अब कोई फैक्ट्री नहीं है। अब छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, बिल्कुल छोटे से, जो कि फैमिली रन बिजनेसेस हैं, ना होने के बराबर। तो जो जूस थे, जब उन्होंने यहाँ पे
देखा कि काम ख़त्म होता जा रहा है, उन्होंने इनको बेचना शुरू किया। फिर यहाँ से पाकिस्तानियों की गेम स्टार्ट हुई। पाकिस्तानी अब क्योंकि यूके में आ रहे थे, उन लोगों ने इनसे वेयर हाउसेज लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे अब पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा थे, और थे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद चाइनीज़ आ गए। चाइनीज़ पिछले 4-5 साल में इधर काफ़ी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज खोलनी है। तो अब आप कह सकते हैं पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ का आलमोस्ट सेम यहाँ पे चल रहा है। इंडियंस यहाँ पे ज़रा थोड़े हैं, क्योंकि मैंने देखा है इंडियंस इस वेयर हाउसिंग वगैरह की तरफ नहीं आते होते, उनका एक सेपरेट है, वो एक अलग से काम करते हैं। इंडियंस का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे हम पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से आते हैं, हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ होती है कि हम जाके वहाँ पे जाके अगर छोटी मोटी अगर जॉब भी करें तो साथ साथ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। इस तरह मुझे इंडियंस का नहीं आइडिया, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा यहाँ पर जो आते हैं वो आईटी सेक्टर के अंदर आते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करने का शौक होता है, जॉब्स कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो भी, और ज़्यादातर वो इस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में जाना चाहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स बन आते हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स, NHS वगैरह इस तरह की जगहों पे वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी होते हैं वो यहाँ पे आके मतलब और जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हम लोग करते हैं यहाँ पे आपके, लेकिन उन और जॉब्स करने का इनको फ़ायदा ही होता है कि ये इनको काम सीख लेते हैं, अपना बिजनेस खुद शुरू कर देते हैं। तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी यहाँ पे और जॉब्स नहीं करते रहते, बहुत कम है जो सारी ज़िंदगी मजदूरी वगैरह पे लगे रहे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे एक बंदा आया, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी उसने स्टार्ट की, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करते करते उसने अंदर का सिस्टम सीखा, पिज़्ज़ा का काम भी बनाना शुरू किया। फिर आगे जाके आज से 15-20 साल बाद उसने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोल लेना। तो ये पाकिस्तानी बेसिकली यहाँ करते हैं। तो एक बंदा है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा वो टैक्सी चलाना शुरू कर देता है, तो उसमें उसको ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तानी सेल्फ एम्प्लॉयड आगे जाके हो जाते हैं, अपने अपने बिजनेस से स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे है। तो ये वेयर हाउसेज भी उसी चीज़ की एक निशानी है कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे वेयर हाउसेज लिए। अब मज़े की चीज़ ये है, यहाँ पे ना हफ्ते को छुट्टी होती है वेयर हाउसेज के अंदर। तो उसकी वजह यह है कि ज्यूज़ जो थे यहाँ पर हफ्ते को छुट्टी किया करते थे। तो वो चीज़ आगे भी, हालांकि नहीं अब हमें जुमे को चाहिए, लेकिन नहीं, वो चीज़ आगे इसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हुई, क्योंकि मार्केट में लोगों की आदत बन चुकी हुई थी हफ्ते वाले दिन छुट्टी करके बाकी दिन आने की। तो पूरा सिस्टम इस हिसाब से डेवलप हो गया। तो इसलिए अभी भी यहाँ पे हफ्ते को ही छुट्टी होती है। तो वेयर हाउसेज खुले रहते हैं, लोग आते हैं यहाँ के आके बाई करते हैं। तो वो लोग जो अमेज़ॉन पे सेल कर रहे होते हैं यहाँ पे, वो यहाँ से आके बाई करते हैं इन वेयर हाउसेज से, और यहाँ पे आके वो फिर ख़रीद के। अब मैं हालांकि इस वेयर हाउस में रहता हूँ, ये सारे मेरे लिए कितना आसान है यहाँ से आइटम्स लेके बेचना, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ से लेके बेचना। सबसे पहली नंबर पे चीज़ ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप इनसे लेंगे तो आपको वैसे ही महंगी मिलेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, वो ये लोग खुद भी बेचना शुरू कर देते हैं अमेज़ॉन और ईबे पे, क्योंकि बैरियर इतना खास नहीं है। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, वो तो किसी टाइम कुछ भी कर सकता है। तो ये लोग खुद बेचना शुरू कर देते हैं। जब खुद बेचना शुरू कर देते हैं तो आप इनकी प्राइस के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। सही है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर खुद भी अमेज़ॉन पे बेच रहा हो, उस बंदे से मैं कभी भी चीज़ नहीं खरीदता। ठीक है, हमारा एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। हमने चाइना से चाइना का ना किचन रैक्स वगैरह का ना सामान था, वो हमने चाइना से काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया यहाँ पे बेचने के लिए। हम फर्स्ट टाइम किचन की तरफ आ रहे थे क्लोथिंग से निकल के, तो और मज़े की चीज़, वो बंदा खुद अमेज़ॉन पे बेच रहा था। अब प्रॉब्लम ये है, जब वो यहाँ पे माल हमारे पास पहुँचा, उसको जब हमने बेचना शुरू किया, तो उसकी जो प्राइस थी उससे ऊपर हमारी प्राइस बन रही थी। अब यानी उसकी अभी भी सस्ती बन रही थी, उसकी वजह ये वो खुद जो बना रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो खुद मैन्युफैक्चरर भी हों और अमेज़ॉन पे भी सेल करें, इनसे आप कभी माल ना लें। ये आपका सबसे बड़ा। और वो हमारे पास माल 1 साल तक पड़ा रहा, बिकता ही नहीं था। फिर हमने मजबूरन उसकी प्राइस उससे कम करके इसको उस पर बेचा, क्या कहते हैं, लॉस के ऊपर बेचा इसको हमने, ज़ीरो प्रॉफिट पे बेचा, या माइनस में भी हम गए बाज़-औक़ात, ताकि सेल हमारी इंक्रीज़ हो, ये जान छुटे। और उससे हमने जान छुड़ाई और तौबा कर ली कि आइंदा से किसी से आपने माल नहीं लेना जो खुद बेचता हो। तो इसी तरह जब आप देखो कि एक अमेज़ॉन पे बंदा बेच रहा है, उसके बाद आप अली बाबा पे जाके उसको सर्च करो, उसी की फैक्ट्री में जाके उसी से लेके बेचना शुरू कर दो, तो नॉट गुड। दूसरा, चाइना में ऐसा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सप्लायर्स हैं जो खुद भी करते हैं। इसलिए आपने पहले मेक श्योर कर लेना वो खुद बेच तो नहीं रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख लेना, क्योंकि देखें वो खुद भी बेच रहा है तो और भी लोग उसके पास जाएंगे, तो और भी लोग उससे आके खरीदेंगे, तो आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मार्केट के अंदर घुस के रिस्क अपने ऊपर लेके बेचने की, कि अगर ये बिका अच्छी सेल में तो उसका फ़ायदा है मैन्युफैक्चरर का, कि वो ये फ़ायदा हो रहा होगा कि वो सोचेगा ये तो बिक रहा है, तो मैं और लोगों को कॉन्टैक्ट करके उनको देना शुरू करूँ, क्योंकि उसका तो काम है अमेज़ॉन के ऊपर बेचना खुद। तो ऐसे बंदे ख़तरनाक हैं, तो इनसे बचना है जो खुद भी बेचते हो। तो इधर ही जब इन वेयर हाउसेज में आप आए माल खरीदने के लिए, तो आपने पहला सवाल पूछना है कि भाई तुम खुद तो नहीं बेचते,
जब वो, वैसे तो ये सच नहीं बोलता कोई भी, लेकिन आपको पता चल जाता है। वो आप जाएँ उधर जाके गूगल सर्च करें, सबसे आसान तरीकाकार ये होता है, जो खुद बेच रहा हो ना उसकी एक बार अगर आप वेयर हाउस में फिर के जाए ना, सारे प्रोडक्ट्स आप देख लें, और जब आप उसकी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएँ तो आप जब जाके देखें तो उसके पास वो सारे तकरीबन उसने प्रोडक्ट्स वही उसी के लगाए हैं, कोई दूसरा नहीं लगाया होगा। मसलन वो क्लोथिंग बेच रहा है वुमेन्स की, तो वो बच्चों की क्लोथिंग नहीं लगाएगा, सही है, उसने वुमेन्स की ही लगाई होंगी, और उसके पास 50% आपका स्टॉक उसका अगर वही वाला लगा हुआ है आप वेब अमेज़ॉन के ऊपर जो अपने वेयर हाउस में बेच रहा है, तो आप समझ जाएँ, क्योंकि वो अपने नाम से तो कभी भी नहीं बनाएंगे अकाउंट, ठीक है, ये अपनी बीवी के नाम से बनाएंगे, अपने भाई के नाम से बनाएंगे, ठीक है, एक कंपनी ने रजिस्टर्ड कराएंगे रिटेल की, इस वजह से ताकि लोग जो हैं उनको उनका नाम ना आए बीच के अंदर। मसलन मैं कुछ इंडियन के पास काम करता था, यहाँ पे उनका वेयर हाउस था, वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। वो लोगों ने क्या किया हुआ था, वो तो होलसेल पे तो बेचते थे बच्चों का, वो चिल्ड्रन वेयर बेचते थे, होलसेल पे तो बेचते थे, साथ साथ उन्होंने रिटेल की वेबसाइट भी बनाई थी और अमेज़ॉन पे भी बेचे थे, ईबे पे बेचे थे, लेकिन अपने कस्टमर्स को नहीं कहते थे। वो कहते थे नहीं हमारा नहीं है। उसका उन्होंने एड्रेस भी डिफरेंट रखा हुआ था कि कस्टमर को जाके अमेज़ॉन पे जाके चेक करे तो उसको एड्रेस भी डिफरेंट आए, और नाम भी उन्होंने अपने वालिद साहब का दिया हुआ था। वो जो उधर की कंपनी उन्होंने रजिस्टर्ड कराई थी होलसेल की, वो उनके नाम पे थी, लेकिन उसका जो एड्रेस दिया था अपने वालिद साहब का दिया हुआ था, तो जिसकी वजह से लोगों को शक ही नहीं होता था, एक्सेप्ट उनके जो अंदर के हों, या वो बंदे जो बहुत ही रिसर्च करें और जाके देखें कि यार ईबे के अंदर सारे जिसने आइटम लगाए हुए हैं वो सारे तो उसके पास बेच रहा है, इससे मराद है ये कहानी डाली हुई ऐसे नहीं, खुद भी बेच रहा है। तो ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है सेंस अपनी, ठीक है, तो ऐसे बंदों से आपने अवॉइड करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा, थोड़ा बहुत आपको नया नॉलेज मिला होगा। तो आगे मैं इंशाल्लाह अमेज़ॉन से रिलेटेड भी और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो और आपके साथ फर्दर इस चीज़ टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस लोकेशन के बारे में, या मैनचेस्टर में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये होलसेलर्स होते हैं, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और यहाँ की सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको जगहों के नाम भी बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।